बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक और सोप। मुझे कहते हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मेरे साथ मौजूद हैं हलीमा जुल्फ़िकार। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक बात मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, पता नहीं वो देख रही होंगी शो या नहीं, लेकिन एक हमारी व्यूअर हैं हुमायूं इंस्टाग्राम पे, और उन्होंने स्पेशली आपके लिए मैसेज किया है। वैसे तो वो डेली मुझे मैसेज करती हैं, डेली हमने क्या पहना हुआ था, हमने कौन सी बात कैसे तो की। नाम क्यों नहीं ले रही आप? अदीला उनका नाम है, उनका नाम है। और मुझे कहा कि शुरू में मुझे हुमायूं जो है वो इतने अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन अब आपने उन्हें बताना है कि वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ऑन एयर बताना है, ये भी बताना है कि मुझे उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, जो बातें वो करते हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगते हैं, आप दोनों की दोस्ती मुझे बहुत अच्छी लगती है। और इतनी चीज़ें उन्होंने लिखी हुई थी, और फिर वो साथ साथ ही कह भी रहे थे कि प्लीज़ आप जो है वो उनको ऑन एयर बताइएगा कि मैं आप लोगों का शो देखती हूँ, और ना सिर्फ लाइव देखती हूँ बल्कि रिपीट में मेरी बहन जो है वो यूनिवर्सिटी से आती हैं वापस, या पता नहीं कहीं पढ़ा के आती हैं वापस, तो उन्होंने कहा बताया ये कि भाई रिपीट भी मैं देखती हूँ, तो मैंने कहा अब उनका नाम ले। ऑलराइट दिला, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आपका बहुत शुक्रिया। ओह आई एम सॉरी, कुछ ग्लिचेस आ जाते हैं ऑन स्क्रीन भी, असल में गिर गया है आपका पिन्ना, समझिए आप वो डोर लपेट रहे थे, तो मेरे का पिन्ना गिर गया। वो कह रहे थे नहीं ये ऐसी कह रही है, ले रही है। अक्सर लोग मुझे पसंद करते हैं। ऐसे जलना मत करो वरना कालिस्या हो जाओगे। आप गोरे हो अच्छे खासे, मत करो रंग के साथ ऐसे। अच्छा, आज एक टिप है, आज सब सुनना चाहेंगे कि तनख्वाह को बढ़ाया कैसे जाए। ये मैं सुनना चाहूंगी तनख्वाह को कैसे बढ़ाया जाए, मैं आज आपको तरीका बता रहा हूँ। मुझे हर कोई, लेकिन मैं आप सबको ये बात बता दूं कि हुमायूं ये बात कर तो रहा है, लेकिन आज तक हुमायूं की अपनी ना बढ़ी। मेरी बढ़ती है। आपने कभी देखा मैंने कहा मेरे पास पैसे खत्म हो गए? नहीं, ऐसा नहीं कहा। You always यार, लेकिन वो तो कफायचारी भी हो सकती है। नहीं, मेरे पास एक तरीका है। अच्छा, मेरे पास एक तरीका है तनख्वाह बढ़ाने का तरीका। अगर आप स्क्रीन के उस पार बैठे हैं तो बिल्कुल सीधे बैठ जाइए। आज तनख्वाह बढ़ाने का तरीका मैं आपको बता दूंगा। आपकी प्रमोशन नहीं हो रही, प्रमोशन करवाने का तरीका, आज सारे तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। बैठ के सब ठीक ठाक, नाश्ते की टेबल पर है, चाय सामने, आइए बताते हैं आपको, करीब आइए बताता हूँ। जनाब सबसे पहले तो एक वाकया सुनाता हूँ आपको। छोटे बच्चे जब भी आप देखते हो वो कभी अपने खिलौनों से नहीं खेलते। They never play with their own toy। वो तब खेलते जब दूसरा बच्चा आता है तो उसको कहते हैं देखो मेरा एक्सपेंसिव टॉय, ऐसे करते ना। और फिर वो उसके साथ खेलेंगे और दूसरा बच्चा क्या करता है, Can I play with it for 2 minutes? मैं खेल लूं आपके टॉय के साथ। वो पीछे पड़ जाता है क्योंकि अब अपने घर में अपने टॉय से नहीं खेलेगा, लेकिन वो उसके टॉय से कहेगा मैं क्या खेल लूं। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। बच्चे, आप सबके बच्चे ऐसे ही होते हैं फकर भाई, वो खिलौने से तभी खेलते हैं जब दूसरा बच्चा आता है, उसको देख के वो खेलना शुरू करता है। बिल्कुल नया होता है तब वो खेलते हैं, या फिर जब कोई आ जाता है उसके ऊपर हक जमाने के लिए तब खेलते हैं। अच्छा, एक बड़े फैमिली को जानता हूँ, तो उनको चॉकलेट सबको बहुत पसंद है। तो वो उसका बाप चॉकलेट खा रहा था, उसकी बेटी ने कहा कैन आई हैव दैट चॉकलेट? तो उसने कहा नो, आपको नहीं मिल सकती, मेरी चॉकलेट है। उससे 3 दफा कहा, उसने कहा थोड़ी सी, कहता है अच्छा तुम्हारे पास 10 सेकंड्स है, मैं तुम्हें 10 सेकंड्स के लिए हाथ में पकड़ने के दूंगा जितनी तुमने खा ली। ठीक है। अब उस बच्ची ने 10 सेकंड में इतनी तेजी में खाई, इतनी तेजी से मुंह भर गया, लेकिन बचती थी। 10 सेकंड खत्म हो गया, उसने कहा चॉकलेट वापस करो, उसने कहा दिस इज माइन, भाग गई। अब वजह क्या है, मकसद क्या है बताने का? हमारे पास जो चीजें होती है वो हमारी नहीं होती, वो अल्लाह की तरफ से हमें मिलती है। जैसे कि आपकी तनख्वाह, आपके पैसे, ये अल्लाह की तरफ से रिस्क आपको मिला है। ठीक है, आप मानिए आपके पैसे कभी भी कम नहीं होंगे और इसमें बरकत होगी अगर आप सदका देंगे, चाहे आधी खजूर का क्यों ना हो। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती थी कि वो उनके यहाँ से रवायत थी कि जब भी वो सदका देती थी हलीमा, तो वो खुशबू लगा कर देती थी। वो खुशबू लगा के इसलिए देती थी, कहती है सदका मैं उस बंदे को नहीं दे रही, सदका तो अल्लाह के पास जाता है, क्योंकि ये आप अल्लाह को देते हो। हुमायूं उसकी रीजन है वो, ये बाकी ये जो चीज़ है कि सदका जो है वो उस बंदे को नहीं जाता, ये अल्लाह मियाँ खुद कहता है कि उसके हाथ तक पहुँचने से पहले वो मेरे पास आता है। तो वो हमेशा उस पर इत्र लगा के देती थी कि जब भी ये अल्लाह ताला के पास पहुँचेगा तो। और हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोग सबसे खराब जो नोट होता है वो हम दे रहे होते हैं, लेकिन वो सबसे अच्छा नोट जो है वो दिया करती थी, या जो
भी करेंसी की अशरफी थी। आई स्वेयर मैंने ये आजमा के देखा है, आप सदका चाहे 10 रुपए का करे और ये मत सोचिए करे किसको कर रहे हैं, ये डिजर्व करता है नहीं करता, ये आपसे हाँ थोड़ा सा देखिए आपकी जितनी समझ में आता है ना कि ठीक है दे दे, आप इतना ना सोचें, वो अल्लाह का काम है, आपने अपनी तरफ से अपनी नीयत पूरी कर दी, सदका दे, आपकी तनख्वाह में क्या आपके जो बिगड़े काम है वो सारे बनना शुरू हो जाएंगे। ये हुमायूं ज़ेब अब्बासी का दावा है, आपसे मेरा दावा नहीं, ये खुदा का दावा है। खुदा ने कहा है कि तेरे पैसे में तेरे माल में कमी ना होगी जब तू अल्लाह की राह में खर्च करेगा, बल्कि उसमें बरकत पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? जी गुड मॉर्निंग, मैं ठीक ठाक, आप दोनों बताएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, कैसी हैं जनाब आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपका सूट बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। क्या बना रही हैं आज आप? आज मैं क्रीमी फ्रूट सैलेड बना रही हूँ। क्रीमी फ्रूट सैलेड बना, थैंक यू सो वेरी मच ज़ैनब ये बताने के लिए। आपका जो बो है जो आपने लगाया हुआ सर पे वो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। ये जो बो है ये मैं वैसे दिखा भी दूं मैं, आपने देखा? ये बच्चियां पहनती होती हैं। ये जी रुबेल मेरे लिए लेके आई है, खूबसूरत है। क्योंकि रुबेल मेरे लिए नहीं लेकर आई तुम, वो उसके लिए बाल भी होने चाहिए हुमायूं, मेरे पास हैं बाल लंबे लंबे, तभी क्लिप लगेगा ना उसके अंदर। तो जी ये मैंने एक दफ़ा मेकअप रूम में हम थे सारे और मैंने इस बात का इजहार किया था कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे मिल नहीं रहा, तो रुबेल आज आते हुए मेरे लिए लेके आई है। तो फिर मैंने फ़ौरन लगा ली। आप नाराजगियां क्यों हो रही हैं यहाँ पे? कोई नाराजगियां नहीं है, थैंक यू सो वेरी मच बताने के लिए क्या जब बना रही जी नाज़रीन आपसे हाँ व्हाट आर वी टॉकिंग, आपसे बात करनी है कोई आपसे? ये एक हलीमा पे दो लोग लड़ाई कर रहे हैं और कोई बात नहीं है कि अब एक बंदा ज्यादा प्यार करे हलीमा से तो फिर दूसरे को तकलीफ और दूसरा करे तो फिर पहले को तकलीफ हो जाती है। अहम हो मेरे पीछे लड़ाइयाँ हो रहा है। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप बताइए सदका देते हुए कभी आपने देखा हो कि आपके जो रिस्क में है वो माशाल्लाह बहुत वाज़े जो है वो बरकत हो? मैंने बहुत दफ़ा देखा है बहुत सारे रेस्टोरेंट्स जो है कुछ परसेंटेज जो है वो चैरिटी में निकाल देते हैं, चाहे जो भी हो। आपको पता है साउथ एशिया खासतौर पे पाकिस्तान उन मुल्कों में से एक मुल्क है जहाँ पे सबसे ज़्यादा चैरिटी दी जाती है। लेट्स टेक अ ब्रेक है, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस हाजिर कहीं मत जाएगा, देखते रहिए कौसम हुमायूं हलीमा के साथ। जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे सदक़े के हवाले से कि सदका जो है वो आपकी बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी परेशानियों को हल कर देता है और आपको तरक्की की मनाज़र जो है वो बड़ी जल्दी तय करा देता है। आज जिस टॉपिक के हवाले से हम बात करने वाले हैं वो भी कुछ इसी से रिलेटेड है कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं, जब आप दूसरों को पैसे देते हैं, जब आप उनके लिए कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो बहुत सारे आपके जो काम हैं वो बड़े आसानी से होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह का एक इदारा जो है पाकिस्तान की हुकूमत ने भी बनाया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम से, जिसके हवाले से हम पहले भी काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं। बहुत सारे ख़ानदान, तकरीबन 8 लाख ख़ानदान ऐसे हैं जिनको वो हेल्प कर रहा है और इस साल जो है खुशी की खबर ये भी है कि जो रवा माली साल चल रहा है इसमें जो बजट आया है हुकूमत ने उसके बजट में इजाफा किया है, जिससे हम पूछेंगे कि क्या ख़ानदानों की लिस्ट में इजाफा किया जाएगा, मज़ीद ख़ानदानों को इसमें लेके आया जाएगा या फिर जो है जो जिन लोगों को एक अमाउंट मिलती है उस अमाउंट में इजाफा किया जाएगा ताकि लोगों को हुमायूं इसके बारे में पता लगे। हलीमा जिनको आप बुलाने लगी हैं, अगर उनके बारे में कुछ मैं कह सकूं, व्हाइल आई वाज रीडिंग हिज इंट्रोडक्शन मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बात सिर्फ मेरे अपने ज़ात के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन अगर आप किसी को ग्रो करता स्टेयर्स पर आप चढ़ाएं, आप उसको लैडर अप करते जाएं तो उसको ज्यादा सब कुछ पता होता है कि हाउ दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स। 16 इयर्स इज अ बिग बिग ह्यूज टाइम और आपने उसकी सारी निटी ग्रिटी देखी हो, आप उसके डायरेक्टर भी रहे हो और आप नीचे से ऊपर आए हो और आपने उसको देखा हो, सो देन यू नो द ऑर्गेनाइजेशन वेरी वेल। जो आई एम सो सॉरी, शायद ये बात उन किसी इदारे को शायद ना अच्छी लगे, लेकिन जब आप बाहर से बंदा लेकर आते हैं ऑफ कोर्स वो उतना ही मेहनत करते हैं, लेकिन somebody who knows the organization so well, जिसका एक्सपीरियंस सोशल प्रोटेक्शन में इतना ज्यादा हो, उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए और इनकी जो मेन चीज़ें हैं वही अगर आप इनका इंट्रोडक्शन जब हम पढ़े थे जिस तरह हुमायूं ने कहा तो वो है ये कि किस तरह से सपोर्ट किया जा सकता है, जो मनी मैटर्स हैं उनको किस तरह से बेहतरीन तरीके से
टैकल किया जा सकता है। इसी में उनकी सारी जो है खदमात हमेशा से रही हैं। 16 साल का उनका एक्सपीरियंस है और इस वक्त एज डायरेक्टर जनरल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वो काम कर रहे हैं। हमारे साथ जी मौजूद हैं नवीद अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। So nice seeing you after so long. Thank you जी, thank you for having me. You're always very well dressed. Thank you very much. आप ऑफिस में भी इतना अच्छा तैयार होकर आते हैं। You have to take that corner. थैंक यू, ताकि आपका अच्छा सा हम शॉट बना सके, आपको लोग बहुत बेहतरीन तरीके से देख सकें। सर आप बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। आपकी चाय और आपका पानी आपके साथ मौजूद है। हमने कोशिश की है कि आपके साथ compete करें, अच्छा लग रहा है। आपको क्या लगता है आपने compete किया है? नहीं, we are far behind। आपने बहुत अच्छा किया ना, That's so nice of you। अच्छा, मैंने आज को हम क्योंकि आज आपसे आइस ब्रेकिंग करेंगे, क्योंकि आज हमने आपसे सवालात भी पूछते हैं, हम बिल्कुल रेडी हैं। एक तो BISP की सबसे अच्छी बात जो हलीमा ने बहुत पहले कही थी जब आप आए थे, तो वो बात मुझे कहीं जहन में रह गई है कि ये वो उन वाहिद प्रोजेक्ट्स में से है कि गवर्नमेंट जाए या रहे या ना रहे, BISP वहीं तक है, तो लोगों की जो कफालत है वो रहती है, वरना लोग आके देखते रह जाते हैं, वहाँ पे राह तकते रह जाते हैं, लेकिन वो चीज़ें गवर्नमेंट के साथ निकल जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिसपे कोई सियासत नहीं करता, सब कहते हैं ये अच्छा है, इसको जारी रहना चाहिए। सवाल सबसे पहला आपसे करें, हम चैरिटी के बारे से कर रहे थे, हमने आज एक स्कीम बताई है लोगों को अपनी तनख्वाह बढ़ाने की, कि अगर आप तनख्वाह बढ़ानी है और अपनी प्रमोशन आपने करवानी है तो आप सदका दें, जितना आप सदका दे सकते हैं उतना आपको फ़र्क पड़ेगा। आपको इंसिडेंट अपने ज़िंदगी से बता सकते हैं कि आप बहुत परेशानी हो, सदका दिया और देन चेंज्ड, आई वांट योर ओपिनियन ऑन दैट। मेरा ख्याल है कि ये हमारा बिलीव भी है और अदरवाइज़ भी जब इंसान किसी मुश्किल में होता है तो सदका जो है ना वो वाहिद ज़रिया है उस मुश्किल से निकलने का। मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ कई दफ़ा इंसिडेंट्स हुए हैं। अच्छा। और मतलब मैं इवन अगर मेरी कोई चीज़ गुम हो जाती है, चाहे वो कीमती चीज़ गुम हो जाती है, तो मैं सिर्फ सोचता हूँ कि मैं अगर वो मुझे चीज़ मिल जाए तो मैं सदका करूँगा। और आप बिलीव नहीं करेंगे, आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये मतलब कोई 3-4 दफ़ा ऐसा हो चुका है कि वो मुझे चीज़ मिल जाती है और उसके बाद जो है वो सो बेसिकली सदका की पावर है। आप अपना इवन इमेजिनेशन में भी अगर सोचें कि मैं ये करूँगा तो नबी साहब एक और सवाल है इसी के साथ, आपको अल्लाह ताला ने वो वसीला बनाया है कि आप ये सारा काम करते हैं बिकॉज यू आर द कस्टोडियन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो बहुत सारी चीज़ें होती होंगी, आप कहते होंगे यार ये कैसे हल हुई है मेरी चीज़, बिल्कुल मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रही है, बिकॉज ऑफ कोर्स आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कितने ख़ानदानों की कफालत हो रही है और वो सारा जो प्रोसेस है वो आप चला रहे हैं। जी, और मैं आपको बताऊं कि एक तो हमारे प्रोग्राम की जो सस्टेनेबिलिटी है या जो हर प्रोग्राम हर गवर्नमेंट इसको लेके चलती है, एक तो उसमें शफाफियत है, लेकिन हम अक्सर आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि इसमें ज़्यादातर उन ख़ानदानों की दुआएं हैं जिनको हम सर्व कर रहे हैं। सो जो 93 लाख ख़ानदान हैं, जब उनके हाथ में पैसा आता है, उनके बच्चों के लिए जो भी हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जो हम कर रहे हैं, तो वो उनकी दवाएं जो है ना बेसिकली समहाउ चीज़ें बदल देती हैं, नरम कर देती हैं दिल जो है, और हर साल बजट इसका इजाफा होता रहता है। ज़बरदस्त। सर आपने बजट की बात खुद ही कर दी है, नेक्स्ट हम इसी चीज़ पे आने वाले थे कि इस दफ़ा जो है इसका बजट भी बढ़ा है। आप मुझे बताएं कि इसमें हम क्या करने वाले हैं, BISP क्या करने वाला है, ख़ानदानों को ज़्यादा इंक्लूड करेगा या फिर जो मंथली उनको इनकम मिलती है उसमें ज़्यादा होने वाला है? अच्छा, इसमें ना बुनियादी तौर पर हम इंशाल्लाह इस साल 2 काम करने जा रहे हैं। हमारे इस वक्त 93 लाख ख़ानदान हैं जो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। एक तो हम इंशाल्लाह जून 2025 से पहले फाइनेंशियल ईयर हमारा ख़त्म होने से पहले हम इसको 1 करोड़ तक ले जाएंगे। तकरीबन 7 लाख मज़ीद ख़ानदान हम इस नेट में शामिल कर लेंगे। जी, तो 93 लाख से 1 करोड़ हो जाएंगे। और दूसरा बेसिकली ना हम हर साल ये करते हैं कि इन्फ्लेशन की वजह से जो रकम हम उनको दे रहे हैं, जो भी हम सिमाही रकम उनको 10,500 रुपया दे रहे हैं, तो हर साल इन्फ्लेशन की वजह से वो उसकी जो वैल्यू है उस अमाउंट की वो कम हो जाती है। बिल्कुल ऐसा अगर आप समझें कि 20% अगर इन्फ्लेशन है साल में, जैसे रुपी डिवैल्यू होता है, आप उसको एक तो रुपी डिवैल्यू है, एक महंगाई की वजह से जो उनका आमदनी और जो खराजात हैं उनका जो गैप है वो बढ़ जाता है। अगर 20% इन्फ्लेशन होगी तो आप समझें कि उनकी जो हम वैल्यू 10,500 दे रहे हैं उसमें 20% कमी हो, वो 8,000 रह जाएगी वैल्यू। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम हर साल जनवरी में उसमें जो उनकी अमाउंट है, ये जो कफालत जो हम 10,500 दे रहे हैं उसमें इजाफा करते हैं। ठीक है। हम इंशाल्लाह इस साल भी जनवरी में उसकी कैलकुलेशन करेंगे, इंशाल्लाह दिसंबर के आखिर में कि कितना हमने इजाफा करना है। लेकिन हम एक
सब्सटेंशियल एक खास अमाउंट में भी इजाफा होता है। ठीक है, जितना आप लोग रिक्वायर्ड किया था उतना ही बजट में इंक्रीमेंट हुआ है, जितना आप चाह रहे थे कि BISP को जो है वो बजट में इतना हिस्सा मिले, उतना मिले, यू वर एक्सपेक्टिंग? जी, हुकूमत पाकिस्तान की जो है वो ख़ास इस प्रोग्राम के लिए जो है वो अपना कोशिशें हैं, और मैं आपको बताऊं कि हमें बजट से कोई तकरीबन 15 से 20% इजाफी बजट मिला। सो हम वाइड प्रोग्राम है कि हमने बजट जो है वो जी, सो हमने बजट लोग खुश तो सी खुश, बिल्कुल बिल्कुल। और इसका बेसिकली बुनियादी मकसद ये है कि क्योंकि महंगाई के साथ साथ लोगों के हालात जो हैं वो बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं, जी, जी। और हुकूमत पाकिस्तान की कोशिश है कि इन लोगों को हम प्रोटेक्ट करें। हम ये नहीं कह रहे कि ये लोग गुर्बत से निकल जाएंगे, लेकिन कम से कम वो जिस सतह के ऊपर हैं गुर्बत की उस पर बरकरार रहेंगे। टॉकिंग अबाउट प्रोटेक्शन, आप प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी यहाँ पे सवाल। जो आपने भी हमें रिसर्च के लिए चीज़ें भेजी, उसमें भी हमने देखा कि ख़वातीन की जो रकम जो उनको मिलती है उसमें कटौती होती है, ठीक है। आपने उस मॉडल को चेंज करने का आपने लगाया था तखमीना, जब लास्ट टाइम हम थे आपने कहा था इसको तब्दील करेंगे, क्या वो तब्दील हो चुका है? जो तकसीम है रकूम की उसमें, उस मॉडल में कोई तब्दीली आई है, और अगर वो तब्दीली आई है वो मॉडल क्या है? आर वी गोइंग टू टेक अ ब्रेक? जी जी, हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, वापस आके मैं आपसे पूछूंगा। आप देख रहे हैं एक और सुबह, अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से कोई भी सवाल है आप कीजिए, वापस आके हम पूछेंगे कि वो मॉडल जिसमें आपको पैसे मिलते हैं वो तब्दील हुआ है, नहीं तब्दील हुआ, और अगर तब्दील हुआ है तो वो क्या मॉडल है? कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सुबह। खुशामदीद कहेंगे आपको एक बार फिर एक और सुबह में। बहुत प्यारी सी प्लेजेंट मॉर्निंग आज इस्लामाबाद की थी। द टेम्परेचर वाज 29 एंड इट वाज अ वेरी गुड टेम्परेचर। 29 क्योंकि कह रहे हैं कि वीकेंड पे बारिश हो फिर से। हाँ जी, ओहो, अच्छा, बारिश होने का इम्कान है। आपसे पूछा था वो कटौती वाला जो सिस्टम था, जो खवातीन की रकम में से कटौती हुआ करती थी, उस मॉडल को आपने तब्दील किया, जो तकसीम है उसमें कोई मॉडल में चेंजेस लाए? आपने लास्ट टाइम कहा था कि हम कुछ लाने की कोशिश करें। जी बिल्कुल। सो बुनियादी तौर पे ना पिछले 4 साल से हम एक ही पेमेंट के निज़ाम, 2 हमारे पास बैंक्स थे जो कि पूरे पाकिस्तान के एरिया को कवर कर रहे थे। अब उससे होता ये है कि बहुत सारे लोगों की मोनोपोली हो जाती है। जहाँ से ये लोग पेमेंट्स लेते हैं, वो एजेंट्स हर महीने, हर 3 महीने बाद जब वो पेमेंट देते हैं तो बेनिफिशियरी को पता होता है कि ये मैंने इसी से पेमेंट लेनी है, और फिर अगर वो कोई कटौती करता भी है तो बेनिफिशियरी शिकायत नहीं करती। अच्छा। तो हमने पिछले 6 महीनों में, जब लास्ट टाइम मैं आपके पास आया था तो उस वक्त हम काम कर रहे थे उसके ऊपर, मैंने आपको बताया भी था। तो अब हमने उसका निज़ाम अभी इस सेमाई से, यानी जुलाई से सितंबर में हमने उसको तब्दील कर दिया। अब हमारे पास 2 की बजाय 6 बैंक्स हैं। अच्छा। सो अब हम ने उस मोनोपोली को रोकने के लिए पूरे पाकिस्तान में हर बैंक को हर एरिया में जो है वो एक्सेस दे दी है। इतनी अच्छी चीज़ लगी आपकी बात, काट रहा हूं, मुझे परसों आप याद आए। जी जी। और मैंने कहा ये लोग आए नहीं बड़े अच्छे से प्रोग्राम में। मैं HBL गया और मैं वहाँ से ATM से पैसे निकालने लगा तो बाहर लिखा हुआ था यहाँ पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम के पैसे भी निकलवा सकते हो। मैंने कहा ओह अच्छा, इन्होंने ये भी मतलब इजाफा हो गया। तो वो एक तो हमने बैंकों में इजाफा कर दिया। दूसरा ये है कि पहले सिर्फ आपको पॉइंट ऑफ सेल, जो ये एजेंट होता है, जिस तरह भी आप कह रहे हैं शॉपकीपर, उनसे पैसे मिलते थे, अब जो है वो ATMs के जरिए भी पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है। सो वो इन बैंकों की जो 6 बैंक्स हैं हमारे, उन बैंकों की जो ATMs की ब्रांचेस हैं वहाँ पे जाके बायोमेट्रिक लगाएं एंड दे कैन विड्रॉ द कैश। कटौती होगी कोई पैसों की उसमें? अच्छा, अब नहीं, उसमें नहीं होगी। वो जो जितनी भी कमीशन है, जो फीस है, वो हुकूमत पाकिस्तान जो है वो अदा करेगी। चाहे वो जो बेसिकली 1 लिंक के अलावा भी आपको देना पड़ता है ना, 1 लिंक के जरिए अगर आप जी जी आपको थोड़े से पैसे, कुछ 100 रुपए देने पड़ते हैं। जी, रूरल में हमने जिस तरह कहा कि पहले ये था कि तहसील लेवल के ऊपर पेमेंट्स होती थी, अब हमने नए जो निज़ाम है इसमें ये किया कि हर बैंक को पाबंद किया है कि वो हर यूनियन काउंसिल की सतह के ऊपर 2 पेमेंट टच पॉइंट्स बनाएगा। अच्छा। सो अब हमारी जो बेनिफिशरीज हैं उनको फासला तय करना नहीं पड़ेगा। सो सबसे बड़ी जो कटौती की रीज़न थी या वजह थी वो ये डिस्टेंस भी था, फासला भी था। आप सोचें कि एक आपने रूरल एरिया की बात की कि एक रूरल एरिया से जब खातून जाती है शहर में और वो एक लंबी कतार देखती है और वो 500 रुपया अपना किराया आने जाने का खर्च करके जाती है, तो जब उसको ये मैसेज मिलता है कि आज आपको रकम नहीं मिलेगी क्योंकि लाइन बहुत ज़्यादा है, 93 लाख खवातीन की कोशिश होती है कि पहले दिन हमें पैसे मिल जाए, और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो 93 लाख लोगों को एक दिन पैसे नहीं दे सकता। जी जी। तो वो फिर जब वो आपको पता है क्यों तोड़ने के लिए और प्रायोरिटी के लिए फिर लोग जो है वो गलत तरीके का भी इस्तेमाल करते हैं कि जी आप मुझे 200 रुपया दें, मैं आपको
पहले पेमेंट दिलवा दूंगा। और वो अपनी फिर कैलकुलेशन करती है कि आज मैं 500 रुपया दे के आई हूँ, कल मुझे फिर 500 रुपया दे के आना पड़ेगा। अगर आज काम ना हुआ तो कल फिर दोबारा मुझे तो फिर वो समझती है कि चले मैं 100 रुपया 50 रुपया जो भी मतलब जिस लेवल के ऊपर कटौती होती है वो मैं दे के आज अपना काम कर लूँ। तो उसका मेन वजह फासला है। तो जब हम यूनियन काउंसिल की सतह पर इसको कर देंगे तो वो उसकी वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर होगा। ठीक है। सो वो आप समझ लें कि अगर एक दिन उसको पैसे नहीं भी मिलते तो शी कैन अफोर्ड, मतलब है वो अगले दिन भी आके वापस आके पेमेंट ले सकती है। और एक सिर्फ मैं ऐड कर दूं इसमें, एक जो यूनियन काउंसिल की सतह पे हम जब लेके जा रहे हैं, पाकिस्तान में टोटल 11,000 यूनियन काउंसिल्स हैं और जब हम कहते हैं कि 2 टच पॉइंट्स हम बनाएंगे तो हम 22,000 टच पॉइंट्स बनाने जा रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। और अगर आप पर टच पॉइंट आप बेनिफिशरीज की तादाद देखें ना तो हार्डली 250 से 300 खवातीन एक टच पॉइंट्स। और उनको केटर करना इतना मुश्किल नहीं वो एक दिन में हो सकता है। सो एक जो एजेंट है, जो बैंक का एजेंट होता है, वो एक दिन में 200 से 250 ट्रांजैक्शन आराम से कर लेता है। सो अब हमारी कोशिश ये है कि ये यूनियन काउंसिल की सतह पे हो और इस समय से इसका आगाज हो चुका है। काउंसिल में 2 टच पॉइंट्स होंगे, 11,000 तकरीबन पाकिस्तान में, तो 22,000 टच पॉइंट्स होंगे। एक टच पॉइंट तकरीबन 200 से 250 से खवातीन को केटर करेगा। एक मशवरा है, मैं सिर्फ अपने दिमाग से मुझे कुछ आया तो मैंने कहा आपके साथ अगर आपकी इजाजत हो तो प्लीज। क्या मोबाइल वैन्स का भी होता है? क्या कर रहे हैं आप लोग मोबाइल वैन्स अगर रूरल एरिया में चली जाए? मोबाइल वैन्स का एक्चुअली सिर्फ एक मसला होता है कैश की सिक्योरिटी का। बहुत सारी जगहों के ऊपर हमारे पास मोबाइल वैन्स हैं जो हम रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें कैश मूव करना आजकल जिस तरह के सिक्योरिटी के हालात हैं बहुत सारी जगहों पे तो थोड़ा सा रिस्की होता है। हम इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे इंशाल्लाह। कुछ इलाकों में हमारा प्लान है कि इसको एक्सपेरिमेंट करें, लेकिन उसके लिए फिर हमें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी भी अरेंज करनी पड़ेगी। नहीं, आप सही कह रहे हैं। पाकिस्तान के हालात भी कुछ इस किस्म के हैं। गाड़ी बाहर खड़ी करो तो गाड़ी रह जाती है, टायर चले जाते हैं। ये तो हालात हुए हैं, तो सिक्योरिटी का तो इशू है। मुझे बताएं, बहुत सारी ख़वातीन ही कहती हैं कि जी हम इसमें आ गए थे, इस नेट में 2 साल के लिए हमें रकूम मिली भी और उसके बाद जो है वो एकदम से इसका सिलसिला ख़त्म हो गया और फिर हमें कुछ बताया भी नहीं गया कि हमारा ये क्या मसला है, रकम क्यों रुकी है। उसकी रीज़न एक तो आपने बतानी है और दूसरा ये कि दोबारा से फिर अप्लाई करना पड़ेगा उनको उस नेट के अंदर आने के लिए। जी बुनियादी तौर पे हमने जो लास्ट टाइम लोगों के पैसे रोके थे वो 2022 यानी कोविड के बाद, और उसकी वजह ये थी कि जो 2011 में प्रोग्राम में शामिल हुए थे उनका हमने जब 2020 में सर्वे किया दोबारा तो उनके हालात थोड़े से, हम ये नहीं कह रहे कि गुर्बत से निकल गए, लेकिन थोड़े से बेहतर हो गए। और बहुत सारे लोग जिनको 11 साल में कोई हमने बेनिफिट नहीं दिए और वक्त के साथ साथ उनके हालात ख़राब हो गए तो उन्होंने उनकी जगह ले ली और वह हमने लोगों को निकाल दिया। अच्छा, ये बहुत लंबा पीरियड था, 11 साल एक फैमिली जो कि प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है उसका इंतज़ार करना और एक फैमिली जो कि प्रोग्राम से पैसे ले रही है प्रोग्राम के अंदर है। अच्छा। तो उसका निज़ाम अब हमने 2023 से ऑनवर्ड चेंज कर दिया। ठीक है। वो हमने तब्दील इस तरीके से किया कि अब हर 3 साल बाद जो पैसे ले रहा है वो भी और जो पैसे नहीं ले रहा वो भी, वो हमारा ये जो सर्वे का प्रोसेस है उसको उनमें से गुजरना पड़ेगा। ठीक है। अब हो ये रहा है, अब मैं आपको जिस किस्म के लोग अक्सर शिकायत भी करते हैं कि जब हमने 2023 में ये सिलसिला शुरू किया, पहले हम घर घर जाके सर्वे करते थे, अब हमने अपने तहसील दफातर में डेस्क लगा दिए और लोगों को जब भी आप समझते हैं कि आपके हालात तब्दील हो गए हैं, आएँ और आप अपना सर्वे के लिए अप्लाई कर दें। अच्छा, अब उसके बाद होता यह है कि सर्वे वो करा लेते हैं। अब 2023 में एक खातून है जिसने सर्वे करा लिया, 15 मिनट के अंदर अंदर पता चल जाता है कि वो हमारे प्रोग्राम के लिए अहल हैं या नहीं है, ठीक है, सिस्टम से वो चेक कर सकते हैं। अब वो जब अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डालती हैं तो उनको मैसेज आता है कि आप प्रोग्राम के लिए अहल हैं। उनकी शिकायत होती है कि अब अगर हम अहल हैं तो हमें फौरी तौर पे पैसे क्यों नहीं मिलते। तो मैं सिर्फ आपके प्रोग्राम की वसातों से बताना चाहता हूँ कि बेसिकली अब हर बेनिफिशरी जो है वो कम से कम 3 साल जो भी प्रोग्राम में शामिल होगी वो 3 साल प्रोग्राम में रहेगी। ठीक है। तो अगर कोई 2022 में शामिल हुआ है तो वो 2024 के आखिर तक यानी 25 के शुरू में यानी जनवरी ऑनवर्ड्स तक प्रोग्राम में शामिल रहेगा। ठीक है। और जो 2023 में लोग पहले शामिल नहीं थे और अहल हो गए हैं वो 2025 से ऑनवर्ड उनको प्रोग्राम में हम शामिल करना शुरू कर देंगे। यानी हम ये कह रहे हैं कि कुछ लोग निकलेंगे तो उनकी जगह पे हम दूसरों को लेके वापस आके इसी सवाल को मैं दोबारा करूंगा ताकि लोगों को आसानी से समझ आ सके। अगर आपको पैगाम भी आ गया, आप अहल भी हो गए, फिर भी पैसे नहीं मिले,
क्या वजह है, ये क्यों ऐसे हो रहा है? क्या अभी उनको इंतजार करना है? इंतजार करके तो क्या वो तब शामिल होंगे जब दूसरे खानदान निकलेंगे और जितनी आपके पास एक कैपेसिटी है वो पूरी होगी कि नहीं? यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और हुमायूं और हलीमा के साथ। खुशामदीद एक बार फिर एक और सुबह में। जल्दी से आपसे बहुत सारे सवाल आते हैं, वो करना है। वो बताइए कि क्या अगर पैगाम भी आ गया, आप अहल भी हो गए प्रोसेस के मुताबिक, फिर भी आपको पैसे नहीं मिल रहे, क्या वजह हो सकती है? अच्छा, पैगाम का जो है ना वो, क्योंकि शफाफियत के लिए हम वेबसाइट के ऊपर उनको कहते हैं कि आप अपना स्टेटस चेक कर लें। पैगाम जब उनको हम 8-1-7-1 से भेजते हैं, उसका मतलब होता है कि वो अब अहल है और अब जो है वो अगला प्रोग्राम से ले सकते हैं। सिर्फ सर्वे कराने के बाद उनको कम से कम 2 साल का इंतज़ार करना पड़ता है प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया कि हमारे पास कोटा है अभी 1 करोड़ ख़ानदान का। अब 1 करोड़ ख़ानदान से हम ज़्यादा नहीं जा सकते। अब कुछ लोग जिनके हालात बेहतर होंगे वो प्रोग्राम से निकलेंगे, ये लोग जिनको हम अभी अहल कर रहे हैं ये उनकी जगह पे आएंगे, तो इनको इंशाल्लाह अब यानी मैं बताना ये चाहता हूँ कि 1 जनवरी 2025 से इंशाल्लाह हम नई जो इनरोलमेंट है वो करने जा रहे हैं। जिन्होंने 2023 में सर्वे कराया, 2024 में सर्वे कराया और वो अहल हैं, वो 1 जनवरी 2025 से प्रोग्राम में शामिल होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, मुझे एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से बताएं, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या, वो किस जगह पे फॉल करेंगे तब वो इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, तो उसके बारे में ज़रा बताएं कि कौन कौन लोग हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक तो ये है कि उनको सर्वे में पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है। ठीक है। सो इसके अलावा कोई मैकेनिज्म नहीं है। ठीक है। हमारे दफातर में आएँ, इसके अलावा किसी जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे अपना सर्वे कराएं। सर्वे कराने के बाद इस वक्त हमारा जो स्कोर है वो 32 है। अगर उनका स्कोर 32 से नीचे है तो वो इस प्रोग्राम के लिए अहल हैं। हो सकता है कि ये स्कोर कुछ यानी जब 1 जनवरी को हम एक नया स्कोर लेके आएंगे, दोबारा हम देखेंगे कि कितने लोग उसमें अहल ठहराते हैं, तो हो सकता है ये स्कोर 32 से 34 पे भी चला जाए, या हो सकता है 32 से 30 पे भी आ जाए, लेकिन फिलहाल 32 के नीचे जितने लोग हैं वो इस प्रोग्राम के लिए। नवीद, 2022 की खवातीन के हवाले से बात करते हैं जिन्होंने अपना सर्वे कराया, पैसे लेना शुरू कर दिए। अब आ रहा है 2024 का इख्तिताम, यानी जब दिसंबर होगा जनवरी तक उनको पैसे मिलेंगे। दोबारा सर्वे करवाना है, क्या करना है उन खवातीन को जो 2022 में पैसे ले रही थी और अब 2024 में उनका सर्वे का वो जो सारा टाइम टेन्योर है 3 साल खत्म हो जाएंगे, क्या करना है? बहुत ही अहम सवाल आपने किया। जितनी भी खवातीन 2022 में प्रोग्राम में शामिल हुई हैं, अगर उन्होंने 30 दिसंबर 2024 तक अपना सर्वे ना कराया तो वो प्रोग्राम से ऑटोमेटिकली निकल जाएंगी। प्रोग्राम दोबारा सर्वे कराएं, अपने आप को रीअसेस करवाएं। अगर वो दोबारा अहल हैं, उनके प्रोग्राम में पैसे जारी रहेंगे, लेकिन सर्वे ना कराने की सूरत पे फौरी तौर पे हम निकाल देंगे। अगर सर्वे कराया है और अल्लाह न करे वो नाअहल हो गई हैं तो उनको हम फौरी तौर पे नहीं निकालेंगे, उसके लिए एक टाइम फ्रेम है, उनको हम पहले हैंड होल्डिंग करेंगे फिर निकालेंगे। लेकिन सर्वे ना कराने की सूरत में 1 जनवरी 2025 से ट्रांसपेरेंसी के लिए रखा हुआ है कि अगर हालात बेहतर हो गए उनके तो फिर उनको दोबारा ना। बेसिकली हमारा ये है कि हर 3 साल बाद असेसमेंट होनी चाहिए, रीअसेसमेंट होनी चाहिए कि अगर हालात थोड़े से भी बेहतर हो गए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के हालात वक्त के साथ ठीक हो जाते हैं और बहुत सारे लोगों के वक्त के साथ हालात ख़राब हो जाते हैं, तो वो बैलेंस करने के लिए कि जिनके ख़राब हो गए उनको प्रोग्राम में शामिल करें, जिनके ठीक हो गए उनको उनकी जगह दें। अच्छा, बहुत सारे लोग आपको आके बताते होंगे कि हमारे हालात ख़राब हैं और हमें इसमें इनरोल होना है, लेकिन शफाफियत के अमल को आप लोग कैसे बेहतरीन बनाते हैं कि ये वाकई ये बंदा जो है ये एलिजिबल है भी या नहीं? कहीं हमसे झूठ तो नहीं बोल रहा कि मुझे इस प्रोग्राम की ज़रूरत है सिर्फ पैसे हासिल करने के लिए और इसको असल में ज़रूरत नहीं है? जी, जिस तरह मैंने कहा कि हमारा जो सर्वे का प्रोसेस है, एक तो बड़ा कंप्लीट, हम कोई तकरीबन 63 सवाल पूछते हैं मुख्तलिफ, और अब हमारा 63 क्वेश्चंस एक खानदान से पूछते हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि अब हमारे बहुत सारे महकमों के साथ ये जो सवालात की वेरिफिकेशन है वो कनेक्टेड है। अच्छा। लाइक हमारा सवाल है कि आपके घर में मोटर बाइक या गाड़ी या इसकी किस्म की ऑनरशिप है या नहीं है, तो अगर कोई बंदा झूठ बोलता है तो हमारा वहीं से हम एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के डाटा से उसी वक्त रियल टाइम वेरीफाई करते हैं कि उसके घर में बाइक है या नहीं है। इसी तरह लैंड का सवाल है हमारा, तो लैंड का इसी तरह हमारा कनेक्टेड है, हम उसको वेरीफाई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, FBR के डाटा से हम वेरीफाई कर लेते हैं उसकी इनकम का स्टेटस। इसी तरीके से गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसका हम चेक कर लेते हैं। तो ये मुख्तलिफ जो इदारे हैं नादरा उसके साथ, उनके साथ ये मुंसलिक है
उसी वक्त हम क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं टू इंश्योर कि कोई गलत बंदा पैसे ना ले। दो सवाल जल्दी से बीच में ही बता दीजिएगा दोनों सवालों के। एक, अगर किसी की रकम आती गई, उसने उस महीने पैसे ना लिए, अगला महीना आ गया उसने पैसे नहीं लिए, तीसरा महीने पैसे ना लिए, मसला हो गया, तो वो बता दीजिए वो पैसे क्या वो निकलवाए नहीं है तो क्या वो उसी के पास आपके पास ही रह जाएंगे, वो नहीं निकलवा सकती? और अगर उसको 3 महीने से पैसे नहीं मिले, एरर आपकी तरफ से, तो 3 महीने के इकट्ठे उससे मिल जाएंगे? दोनों के जल्दी से जवाब देते हैं। 9 महीने तक उनके पैसे जो हैं वो उनके अकाउंट में ही रहेंगे। वो 9 महीने तक अपने पैसे निकाल सकती हैं किसी वक्त भी आके। 9 महीने के बाद हम उसको दोबारा अपना हुकूमत पाकिस्तान की ट्रेजरी में लेके आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनको बाद में नहीं मिलेंगे। ठीक है, वो किसी भी स्टेज के ऊपर जब भी वो दोबारा आएंगी वो दोबारा। ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीद साहब, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। आपसे ये वादा लिए हम यहाँ से जाएंगे कि अगली बार आप आएंगे, आप पूरे 2 घंटे के लिए हमें वक्त देंगे, क्योंकि यकीनन आपके ऑफिस में बहुत सारे काम है। आपने कहा नहीं मैंने अपने ऑफिस पहुंचना है, मैंने वहाँ पे बहुत सारे काम करने। थैंक यू सो वेरी मच। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ होंगे नए मेहमान, एक और सब हुमायूं और हरीमा के साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और वाइटल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज बहुत बेहतरीन चाय मैंने पी है। बहुत शुक्रिया, मैंने इनसे कहा था मुझे वाइटल की चाय दे, लेकिन बगैर चीनी के, और बगैर चीनी के थी। थैंक यू माय टीम, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट चाय। बड़ा आँख खुल गई, मज़ा आ जाता है चाय पी के। तो वाइटल का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे साथ मौजूद है जनाब हमारे नए मेहमान। ये मेहमान वो हैं जो कि आपको बताएंगे कि अगर आपके दांतों में कोई मसला है, और आपके इस वाले जो पार्ट है, तो पेरिडोंटिस्ट भी हैं वो, और डेंटिस्ट हैं, और इम्प्लांटेशन भी करते हैं। वन ऑफ इम्प्लांटेशन स्पेशलिस्ट है, इम्प्लांटेशन स्पेशलिस्ट है। और आज हमारे साथ मौजूद है नुमान सलीम, जो कि हमें दांतों के हवाले से बहुत सारे मुनफरिद सवाल हम उनसे करेंगे, जो कि इसके जवाब वो हमें देंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? थैंक यू मच, आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए, आप ठीक हैं? वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आज मुझे लग रहा है कमीज सलवार डे है। आज हमारे पास जो भी गेस्ट आए हैं सब बहुत अच्छे कमीज सलवार पहन के आए हैं। आप लोग के टेलर्स बड़े अच्छे हैं। ओके, थैंक यू। मुझे लगता है पूछ लेना चाहिए कहाँ से बनवा रहे हैं, मैं भी बनवा लूँ एक आध सूट। नुमान, सबसे पहले हम चैरिटी की तरफ आएंगे, थोड़ा सा आइस ब्रेकिंग करेंगे। हम चैरिटी की बात कर रहे थे, सदका देने की बात कर रहे थे। जब भी आप सदका देते हैं उससे आपके बहुत सारे मसाइल हल होते हैं। आप ना किसी मसाइल हल होते हैं, किसी की मदद हो जाती है, जो तस्कीन आपको मिलती है, उससे बड़ी चीज़ कोई होती नहीं है। और सदका यकीनन आपकी बलाएं भी टालता है। आपने कभी कुछ देखा एक्सीडेंट, आपने सदका दिया और समथिंग हैज चेंज्ड कंप्लीटली? अच्छा, मेरे तो बड़े मैं डॉक्टर, लेकिन मेरे अपने बड़े स्ट्रॉन्ग बिलीव्स हैं सदके के ऊपर। यकीन माने, मुझे लगा आप कहने लगे मैं डॉक्टर हूँ, मेरे अपने बड़े मसाइल हैं, मेरे बहुत मसले हैं। अच्छा, ओके। नहीं, इवन मैं आपको बताऊंगा तो शायद आप हंसेंगे, लेकिन आज भी अगर मेरे घर में कोई बीमारी आती है तो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेने से पहले मैं सदका देता हूँ। और देन आई कॉल डॉक्टर के, किसी मेरे बच्चे का मसला हो, घर में किसी को मसला हो, तो मैं अपॉइंटमेंट लेने से पहले ना मैं ये काम कर देता हूँ कि अल्लाह ताला इस बड़े मसले से बचा ले। आमीन। और आई हैव अ बिलीव के हम भी जब बीमार होते हैं और अम्मा को बताती है, नानों को बताती है मेरी अम्मी के बीमार है, कहती है लाइए काली सिरी। ये नहीं कि डॉक्टर की काली, दैट्स वेरी गुड। वो कहती काली सिरी लाइए, इसके पे काली सिरी का सदका करो। सदके, क्योंकि सदका हैज ऑफ कोर्स बलाओं को टालता है। आप पहला सवाल कर दें ताकि मैं इम्प्लांट के हवाले से ही मैं पहला सवाल करूंगी, क्योंकि डेंटिस्ट्री और इन सारी चीज़ों के हवाले से हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे लग रहा है आपकी स्पेशलिटी भी है, तो इसके हवाले से ज़्यादा बात करनी चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत डरते हैं और इम्प्लांट की तरफ तब जाते हैं जब कोई चारा ही नहीं रहता, नीचे वाली जो बोन है जिसके अंदर इम्प्लांट लगना है वो भी ख़त्म हो चुकी होती है उनकी, तब वो जाते हैं। इसकी रीज़न क्या है? क्या प्रोसीजर बहुत ज़्यादा पेनफुल है इसलिए लोग जाना पसंद नहीं करते, या फिर उनको लगता है कि उनके मुंह में एक एक्सटर्नल सी चीज़ है जो उनको बहुत ज़्यादा तंग कर रही है? इसकी वजह से रीज़न क्या है, लोग क्यों नहीं जाते? और उनको ये लगता है कि बस जो काम चल रहा है, जब तक जबड़ा है, मांस है, तो चलाते रहते हैं। ओके, सो गुड क्वेश्चन। होता ही है कि हमारे माशरे में ना मिथ्स बहुत ज़्यादा, हर चीज़ की मिथ है। इम्प्लांट के बारे में मिथ है कि शायद स्क्रू ड्रिल होता है इनसाइड द बोन, पेन ज़्यादा होता है, फिर एक फॉरेन बॉडी है उसके साथ रिएक्शन। सम पेशेंट अक्सर सवाल करते हैं इम्प्लांट से कैंसर हो जाता है। अजीब एक मिथ बनी हुई है कि दांत का इन्फेक्शन होगा तो कैंसर हो जाएगा, इम्प्लांट से कैंसर होते हैं, लेकिन उसकी एक अपनी जेनेटिक वजूहात हैं, बड़े मसाइल उसके अपने साथ एसोसिएटेड हैं उसके। बट इम्प्लांट दो बड़े फैक्टर, एक तो मिथ्स जो है लोगों के, कॉस्ट फैक्टर है, प्लस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। दिस इज़ नॉट अ वन डे प्रोसेस कि हम एक दिन में इम्प्लांट लगाएं साथ ही कराऊँ, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, उस पर 3 to 6 मंथ लगते हैं। सम टाइम इज़ अ गुड केस तो 3 मंथ्स लगते हैं। अगर आपकी बोन अच्छी नहीं है
हमें बोन ग्राफ्टिंग करनी पड़ जाती है, तो हमें 6 मंथ लग जाते हैं उसके ऊपर। सो आई थिंक इन पाकिस्तान जो बड़े मसाइल हैं वो कॉस्ट फैक्टर है, और प्लस कि वो शायद स्क्रू होगा तो पेन होगा। हालांकि मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि दांत निकलवाने से कम पेनफुल है जो इम्प्लांट है, क्योंकि दांत हम जब निकालते हैं तो पीछे जो आपकी सॉकेट है ओपन रह जाती है। इम्प्लांट के बाद हम सब कुछ क्लोज कर देते हैं, ठीक है। मुंह में जो क्लोज ज़ख़म है वो कम पेन करते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आपने ज़ख़म खुला छोड़ दिया तो उसके मुकाबले में। सो इन दैट फिर वही बात है कि अगर आप जिसने लगवाएं, जितने पेशेंट लगवाते हैं, तो अगर उसमें जाएं तो उसमें पोस्ट ऑप पेशेंट का ना एक्सपीरियंस कहता है कि यार मैं जितना डर रहा था उतनी बुरी चीज़ नहीं थी। अब कुर्ली की जगह ले सकते हैं, खाली कुर्ली कर ली जाए? नहीं, फ्लॉस इज़ मैकेनिकल क्लीनिंग ना, आपने फिर धागे से आपने वॉल्स को क्लीन करना है या फ्लॉस कर लें, या अभी तो डॉक्टर नुमान उससे ब्लड भी निकलना शुरू हो जाता है जब आप वो करते हो। आप मुझे पता है कहेंगे विद केयर करें, लेकिन आप विद केयर के साथ भी कर रहे हैं। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। मैं तो वो बात करूंगा जो कि आसान है। आई डोंट डू इट बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अच्छा, अभी बड़े तो क्या टूथपिक भी काफी है? टूथपिक आप देखें तो एक टूथपिक के साथ भी फ्लॉस आया हुआ है, आपने देखा हो शायद, बो शेप की टूथपिक मिल जाती है, डेंटल फ्लॉसर कहते हैं उसको। वो ले लें। आप गाड़ी चला रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, एक हाथ से आप फ्लॉस करना शुरू कर दें, मैं आपको ईजी कर देता हूँ। जेब में रखें। इवन माई कार हैज़, उसमें एक छोटी बॉक्स पड़ा होता है फ्लॉस का, मेरे बैग में, मेरे क्लिनिक पे, घर पे। सो आई हैव अ रूटीन, तो मैं करता हूँ फ्लॉस। तो लाइक मैं इसलिए कहता हूँ इट्स नॉट दैट मुश्किल लग जाता है फ्लॉस करने में। एक बार शुरू किया अगर आप वो थ्रेड वाला लेंगे या 2 हाथों के साथ करेंगे तो फिर तो यस लगता है टाइम, लेकिन आप उस टूथपिक के साथ लगा होता है धागा। यस एग्जैक्टली, आप वो ले लें। इट्स वेरी इजी। आप एक हाथ से करें, कोई भी काम करना आप करें और आप फ्लॉस करते जाएं। सब दांतों के दरमियान करना है। सब दांतों के दरमियान, ठीक है। वैसे आइडियली जो, अब फिर भी वाली बात है कि 2 चीज़ें कि आप फ्लॉस जब एक स्पेस में एंट्री करेंगे, एक वॉल के साथ आप स्क्रैप करके लाएं, फिर एंट्री करें, फिर दूसरी वॉल के साथ स्क्रैप करें। ये तो बुकिश मेथड है। अगर ये कर लें, अच्छा, एक दफ़ा भी कर लें, वो भी काफ़ी है। अच्छा, मुझे बताएं, बचपन में बहुत सारी जो मसले मसाइल होते हैं उनमें 2 मसले ये हैं कि जी, एक तो कहा जाता है कि दांत निकलते हुए अगर आप उसको ज़बान लगाएं, बच्चे जो लगाते हैं, तो वो टेढ़ा निकलेगा, ठीक है, वो पूरी ज़िंदगी के लिए रहेगा। और दूसरा ये कि अगर कुछ खेलते हुए बच्चा गिर जाए और क्रैक आ जाए तो माँ बाप उसको सही नहीं कराते कि ये शायद ठीक हो जाए, खुद ही सही हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, और फिर बड़े होने तक वो चीज़ उनके साथ रहती है। पहली तो बात ये कि क्या जुबान लगाने से दांत टेढ़ा होता हाँ, भी है कि नहीं? ये मिथ है या व्हाट डू यू थिंक बिफोर आस्किंग डॉक्टर? तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है होता है। मुझे भी लगता है होता है। हम आपसे पूछते हैं सॉरी, एक कॉलर के बाद मिसेस फुरकान से पूछते। और अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मिसेस फुरकान, क्या हाल है? बहुत दिनों बाद कॉल किया आपने। बिल्कुल ठीक ठाक। आप कहाँ थी? मैं देखती थी आपको रोजाना, बस कभी कॉल नहीं मिलती थी। अच्छा, और कैसे हैं हलीमा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी, कुछ पूछना चाह रही हैं? जी, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रही हूँ। जी जी डॉक्टर साहब, मेरी ना दाढ़ें चारों जो हैं ऊपर नीचे की वो खाली हो चुकी हुई हैं। जो भी मैं खाती हूँ वो फंसता है, और वो जिसको बोलते हैं ना तालू ऊपर, उसके ऊपर ना मोटे मोटे गढ़ बन जाते हैं। तो क्या करूँ मैं? मुझे कुछ समझ नहीं आता है, फिर मुझसे कुछ खाया पिया भी नहीं जाता। डॉक्टर नुमान, आपसे कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ओके जी। खाली से मुराद आपकी वो अंदर खड़े कीड़ा लगा हुआ उनके दांतों के अंदर, ये कह रही हैं आप? नहीं डॉक्टर साहब, कीड़ा नहीं लगा हुआ, वो बिल्कुल खाली हो गया है। जो खाना मैं खाती हूँ वो फंस जाता है, फिर वो निकालते हुए बहुत दर्द होती है, बाकायदा खून भी निकलना शुरू हो जाता है, अक्सर खून भी निकलना शुरू हो जाता है मेरे मुंह से। मेरी बहन, सबसे पहले तो आप ना किसी डेंटिस्ट के पास जाएं। इधर यू नीड। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मिसेस फुरकान। जी डॉक्टर साहब। हाँ, आप सबसे पहले तो जाएं आप किसी डेंटिस्ट के पास और उनसे कहें कि इसकी या तो फिलिंग करें या इनकी रूट कनाल की ज़रूरत होगी, या जिस तरह आप बता रही हैं कि मतलब गढ़ भी निकलते हैं तो छाले भी निकलते हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर इन्फेक्शन हुआ हुआ, तो शायद आपको इसमें, अब ये डिपेंड करता है कि वो बंदा कोई देखेगा तो बता सकता है, लेकिन इधर फिलिंग या रूट कनाल आपको ज़रूरत जो बज़ाहिर लग रहा है इन्फेक्शन हो रहा है बार बार, तो उसकी वजह से आपको उसको ट्रीट कराने की ज़रूरत है। ठीक है। कुछ लोगों का वैसे हॉलो भी हो जाता है, वो उसका भी आपने बताना है। हम कॉलर लेते हैं। नादिया जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग, कैसी हो नादिया? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है।
ये जो पहले कॉलर आई थी ना बात कर रहे थे वली भाई, उनसे तो बड़ा पूछा है कि कितने दिनों में बात हुई, मुझे एक दफा भी नहीं कहा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र ठीक। अपने भाई अपनी होती है, मैं बता दूँ आपको। मैं कितने दिन से कहाँ गई तुम, कहाँ क्यों नहीं कॉल कर रही? मैं रोजाना कॉल कर रही हूँ, ये जो आपके कॉल बुला के देते हैं बात नहीं मेरी करवाती, मैं नाराज हूँ आपकी। इम्तियाज के साथ आप राब्ता करें, ये इम्तियाज कर रहा है सब कुछ, ये सारी साजिशें, ये चालें, ये इम्तियाज। बात करती हूँ, मैं इतना दास हो गई हूँ, मैंने कहा मैं इस दुनिया से चली गई ऊपर। अल्लाह ना करे नादिया, खुदा का नाम अच्छे लोग जल्दी जाते, मेरे तुम्हारे जैसों को वक्त लगता है थोड़ा। वली भाई ये बात की है, अल्लाह हमें खुशियाँ दिखा दे सारी। अल्लाह ताला मुझे सारी खुशियाँ दिखाया। बिल्कुल ठीक, आप कैसी हो? अल्लाह का शुक्र, दास हो गई हूँ, ऐसे लगे मैं ऊपर चली गई दुनिया छोड़ के। नहीं तुमने ऊपर नहीं जाना है। सदका देती हो नादिया, सदका देती हो? देती हूँ। अच्छा, तुम लोगों के यहाँ रिवाज है सिरी देने का, अंडे वार के फेंकने का, इस तरह के? नहीं, अंडे शंडे तो नहीं, पैसे का गोश्त वगैरह। चलो ये भी अच्छा है, अल्लाह ताला तुम्हारे सदके में बरकत करे। बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सुबह हुमायूं और हलीमा के साथ। जी वेलकम बैक टू द शो। मिसेस फुरकान की कॉल आई थी ब्रेक पे जाने से पहले और वो पूछ रही थी, आप कुछ जवाब देने लगे थे उनका। आपने कहा था कि ये केस यही लग रहा है कि आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा और कुछ ना कुछ उनकी कैविटीज़ लग रही हैं जो बज़ाहिर बता रही हैं जिस तरह, और कैविटीज़ बड़ी हो गई हैं कुछ, जो जिस तरह बता रहे हैं कि दांतों में गढ़ निकले हैं, वो बेसिकली एब्सेस के बता रहे हैं कि पस के था जो है ना छाले बन जाते हैं, वो निकले हुए हैं। सो शी डेफिनेटली नीड अ डेंटिस्ट जो रूट अच्छा, और जो मैंने सवाल किया था कि क्या टेढ़े होते हैं दांत ज़बान लगाने से? अच्छा, उस ये भी अभी तक ना मैं इस वजह से बड़ा ऑब्जर्व करता हूँ बहुत सी चीज़ों को, जो लाइक जैसे एक और में था, आपने देखा होगा वो बच्चों के जब दांत निकल रहे होते हैं, छोटे बच्चों के, तो कहते हैं मोशन लग जाते हैं। तो मैं उस पर बड़ी ऑब्जर्वेशन की, कुछ बड़ा टाइम लगा के उस पर बड़े डाटा देखा कि असल में कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है, कनेक्शन कोई नहीं है कि दांत निकलने का और मोशन के साथ। उस टाइम पे बच्चा ये है कि हर चीज़ गंदी उठा के मुंह में मारता है, तो जो बैक्टीरिया है उसके मुंह में जा रहा है, इरिटेशन हो रही होती है, तो वो इस तरह करता है। ट्रू। आपसे बच्चे पैसिफायर उठा के मुंह में डाल रहे होते हैं, वही गिरता है, वही उठा के फिर डाल लेते हैं, तो बैक्टीरिया जा रहा होता है उसके गट में, जिस वजह से मोशन होता है। एक यही साइंटिफिक रीज़न है जो समझ आ रही है उसमें, ठीक है, और कोई भी नहीं है। सेम इसी तरह दांतों की ज़ुबान के साथ, अगर आप एक बच्चे की आदत है टंग थ्रस्टिंग कहते हैं हम लोग, वो बच्चा लगातार ज़ुबान लगाता रहता है, वो बड़ा भी होता है, बड़ा बंदा भी कर रहा होता है, सो टंग प्रेशर होता है, और लेकिन 1-2 बार 10 बार लगाने से कुछ नहीं होता। टंग थ्रस्टिंग बीमारी एक हैबिट है, वो बन जाती है बच्चे के अंदर या बड़े के अंदर बन जाती है, और टंग थ्रस्टिंग के साथ तो इवन बड़े अपने जो मैच्योर दांत है वो भी मूव कर सकते हैं आप। डॉक्टर रहमान, अक्सर आपके दांतों में दर्द होता है, कोई दांत आपका हिल रहा होता है, बट यू लेट इट गो, कोई इतना ज़्यादा दर्द नहीं होता, तो आप एक दूसरी साइड से खा लेंगे, लेकिन यू विल लेट इट गो, और जब तक, और मैंने इतना तक देखा कि 3-3, 4-4 साल आपको दांत हिल रहा होता है, पर आप उसको निगलेक्ट कर देते हो कि आप उस तरफ से खाते नहीं है। इज़ इट ओके? क्योंकि आप अक्सर कहते हैं कि यार क्या होगा, दांत निकाल देगा, मुझे दर्द होगा, तो मैं, जैसे मैं हूँ, अगर मेरा कोई दांत हिल रहा होता तो मैं कुछ नहीं करता, मैं कहता हूँ इंशाल्लाह ताला खुद ठीक हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। तो क्या इट इज़ द राइट अप्रोच कि डेंटिस्ट्री में ये कहा जाता है कि अगर कुछ ऐसा है तो उसको लेट इट गो कर देना चाहिए? हुमायूं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे 13-14 साल हो गए काम करता है एज ए प्राइवेट प्रैक्टिशनर। हमारे पास, मुझे तो उंगली भी याद नहीं है बंदे के जो आए होंगे ना कि रूटीन चेकअप कर लो हमारा, कोई मसला तो नहीं है, आते ही कोई नहीं है पाकिस्तान में। यहाँ पर हमारे माशरे में जब तक दांत में दर्द नहीं होता हम लोग डेंटिस्ट के पास जाते नहीं है। रूटीन चेकअप का तो सवाल ही नहीं है ना, यहाँ पर तो कंसेप्ट ही नहीं है। तो छोटी सी कैविटी में हमेशा कहता हूँ, फिर अक्सर हमें लोग ब्लेम भी करते हैं डेंटिस्ट बहुत महंगे होते हैं। मैं अक्सर एक बात करता हूँ, महंगे नहीं है, आपने प्रोलॉन्ग किया चीज़ को, इसलिए वो महंगा हो गया। अब छोटी सी कैविटी थी, अगर रूटीन चेकअप के लिए आते मैं फिलिंग कर देता। आप लोग इसलिए महंगे हो गए, कोई आ नहीं रहा, तो आपने कहा एक ही बार सारा नहीं, नीचे ट्रीटमेंट कॉस्ट बढ़ती जा रही है। मैं बताता हूँ, सिंपली आप जाते हैं रूटीन चेकअप के लिए, छोटी सी कैविटी है, डेंटिस्ट कहता है आपके दांत में कैविटी है, इसको फिल करवा लो। अब फिलिंग की कॉस्ट बहुत कम है, फिलिंग कर देगा डेंटिस्ट। आप फिलिंग पे नहीं गए, आप वेट करते रहे, ठंडा गर्म लगा, आप फिर भी नहीं गए डेंटिस्ट के पास,
आपको मीठा लगना शुरू हुआ, फिर भी नहीं गया, फिर आपको दर्द शुरू हुआ। आपने कहा आप आए हो ना बेटा, आप बताता हूँ मैं तुम्हें। अब तुम्हारा बिल होगा वो सारे 5-6 महीने का जो तुम मेरे पास ना आए। यस, अब होता ही है कि वो नहीं मसला पता है क्या, अब वो अगला जब आपने पेन शुरू हुआ ना, अब ट्रीटमेंट मोडालिटीज चेंज हो गई। सिंपल फिलिंग से चीज़ कन्वर्ट हुई आपकी वर्स्ट हो गई ना, वो रूट कनाल में चलेगी। अब रूट कनाल का प्रोसीजर है वो 2 विजिट में लगेगा, उसके प्लान चेंज हो गए, उसकी कॉस्ट बढ़ गई। अब रूट कनाल करवाएंगे तो साथ क्राउन भी रिकमेंडेड होता, क्राउन भी करवाना पड़ेगा। और क्रोम होगा तो फिर कुछ और भी हो जाएगा। डबल कॉस्ट, डबल से ट्रिपल कॉस्ट हो गई। अब आप थोड़ा और वेट करते हैं, आपको दांत निकलवाने की जरूरत पड़ गई। ठीक है, जैसे एक पेशेंट ने बोला ना कि हम कुछ दांत तो बिल्कुल खाली हो गया, अब वो निकालने के बाद क्या होगा, इधर ब्रिज होगा या इम्प्लांट होगा, या तो दांत खाली होगा या आपकी जेब खाली होगी। मिसेस अजमल, सो गुड मॉर्निंग मिसेस अजमल, आपने बहुत दुख दिया मुझे अभी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमेशा की तरह बहुत प्यारे लग रहे हैं दोनों। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। सलामत रहे। और हलीमा आपको ये कलर बहुत सूट कर रहा है माशाल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और आज का मौजू भी बहुत अच्छा था, शुरू आपने जो बात की, और डॉक्टर साहब का भी बल्कि शुक्रिया कहूंगी कि हमें इतनी अच्छी नॉलेज दे रहे हैं और हमें फायदा होगा यकीनन इससे ना। तो दूसरा आज का मौजू जो था मैं उस पर थोड़ी बात करना चाहूंगी। जरूर। वो ये कि जैसे सदके का आपने कहा, अब सदका वही बात है कि सदका एक ये भी है कि आप चीजें जाया ना करें। जैसे अभी आप कह रहे थे कि सिरी या अंडे लोग वार के फेंकते हैं, मेरा नजरिया ये है कि आप किसी को खरीद के दे दें, किसी को खिला दें, मतलब किसी की गरीब की मदद हेल्प कर दें, मतलब हेल्प करें, मतलब सदका ना करें, हेल्प करें। और मैंने ये देखा है कि आप चरिंद परिंद को दाना डालें, और दाना आप स्पेशल नहीं ले सकते, आपके घर में खाना बच जाता है, राइस है, रोटी है, मैं उसके छोटे छोटे दाने बना के उनको डाल देती हूँ। मतलब बहुत सारी चीजें हैं। और मैंने ये देखा है, आप किसी एक मजबूर के साथ, जरूरतमंद के साथ जुड़ जाएं लाइफ में। आप बहुत सारों की हेल्प नहीं कर सकते ना, आप किसी एक जरूरतमंद के साथ जुड़ जाएं। खूबसूरत बात की है आपने, और आप बहुत अच्छा लगा। करें, आप सक्सेस आपका मुकद्दर बन जाएगी इंशाल्लाह। कामयाबी बहुत प्रैक्टिस की है इन चीजों की। यू हैव सेड समथिंग वेरी राइट। आपकी बात से मुझे याद है, अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास खाना नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है सदका करने के लिए, एक चीज कर ले, किसी से अच्छी बात कर ले। और पता है अच्छी बात भी सदका होता है, भी सदका है। आप देना चाहें ये तो कर सकते, किसी से अच्छी बात कर ले। जैसे मैंने अभी नुमान साहब से अच्छी बात की, आपके कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। तलताटी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप? अजीज बच्चे कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके कार्ड का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आपको पता है कितनी प्यारी लगती हैं ऐसी चीजें। आप बहुत हसीना है, अल्लाह आपको खुश रखे और ऐसी आबाद रखे, और आपका साया हमारे सर पे ऐसे ही मिला। आपको लेट मिला? कल मिला हमें, कल। अच्छा। जी। और मैंने तो समझी शायद कहीं गायब हो गया। नहीं मैंने हलीमा ने अभी तक देखा नहीं है। मुझे कल आई हैड टू गो अर्ली, तो मैं भूल गया। आज मैं आपके कार्ड को अपने हाथ में महसूस करूंगा इंशाल्लाह, फिर मैं आपको बताऊं कैसा है। ठीक है, चलें। पैगाम पहुंच के क्या आ गया। भाई तुम लोगों के लिए बहुत अच्छी चीजें करनी थी, मगर अफसोस मैं कर नहीं सकी। इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। ये अच्छा, आपने जो आपने कार्ड भेजा है वही काफी है। जी ज़ैनब सुन रही है। दुआएं हैं। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा सदक़े के बारे में बताऊं कि सदका जो है ना, ये बहुत वाकई, जो देखिए जो भी शरीयत ने कहा है वो हक बजाने हुए। जी बिल्कुल। और मैं तो इसका, आप ये समझो बेटा, मैं इसका तकरीबन रोजाना नहीं तो हर हफ्ते मुशाहिदा करती हूँ मैं कि किस तरह सदका मुझे जो है ना ऐसा निकाल लेता है, जैसे क्या बताऊं। और बल्कि यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि एक मेरी आदत ये भी है कि दूसरों के नाम से भी सदका देती हूँ। अच्छा, वेरी नाइस। थोड़ी सी दिल में कुछ आ जाती है ना चीज़, कोई भी है तो, और मैंने नोट किया है वाकई उसका असर होता है। और ये वो होता है जो खुफिया सदका होता है, जो एक हमारी मोहब्बत और प्यार का होता है। तो अल्लाह ताला अपनी बारगाह में जब वो तबीयत देखती हूँ मैं उन लोगों को, तो मुझे इतना, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। मैं कहती हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि तूने इसको कबूल किया। और आपके दोनों मौजूआत बड़े अच्छे थे सुबह के। और इस वक्त भी दांत तो मैं आपको बताऊं, दांत तो ऐसी चीज है, लोग इसको इतना नेग्लेक्ट करते हैं कि मैं आपको क्या सही बात है, सही बात है ना ये। तो अब इसमें हाँ ये बात है। और अब आपके लिए भाई और बहुत दुआएं आपके लिए। बहुत शुक्रिया, सलामत आप लोग खुश रहिए,
आमीन। और इसी तरह से तरक्की करते रहिए। आमीन 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 आमीन। और दुआओं में याद रखना। बहुत शुक्रिया तलत आंटी, बहुत शुक्रिया तलत आंटी। शुक्रिया डॉक्टर नोमान। कमिंग बैक टू दैट टू, आप अक्सर स्केलिंग तो इज द नेक्स्ट स्टेज, आप कुछ ऐसे चीज़ें मिलती हैं जो आप लगा लेते हैं और उससे आपके दांत वाइट हो जाते हैं, कहते हैं ये केमिकल से दांत कमज़ोर होते हैं। आप बताइएगा, वापस आके मत जाइएगा। देखते रहिए एक और सो हुमायूं, हलीमा और ज़ैनब के साथ। वेलकम बैक टू द शो। कॉल करके अगर आप लोग डेंटिस्ट्री के हवाले से कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, वैसे आपको खाना बनाने का शौक है या सिर्फ खाने का शौक है? या सिर्फ खाने का शौक है? नहीं, मैं आई लाइक कुकिंग। ठीक है, फिर आई लाइक टू आज ये काफी आज आपसे ही बनवाएंगे कुछ अच्छा सा। अरे डॉक्टर साहब, आपने साथ साथ बताने की खा के अपने दांतों के साथ क्या करना है, इसके बाद खाने के बाद दांत के देखिए दांत तो टूट जाएंगे क्योंकि गला तो होगा नहीं सही तरह। तो कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक। आप कैसे हो? मैं ठीक, बिल्कुल ठीक ठाक। यहाँ नहीं आ रहा आपने? मैं सिर्फ देख रहा हूँ आलू कच्चा है कि पक्का है। ये कौन है? ये क्या है? ये पाइनएप्पल है, वो स्वीट कॉर्न्स हैं, ये कैरेट है और ये पोटैटोज हैं। ठीक है, और ये मैक्रोनी कंट्रोल है। सैलेड बना रही। आप सबको सबसे अच्छा क्या बनाते हो? अच्छा नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं, इतना खास कुक नहीं हूँ। भैया के सामने किसी हम ओकेजन में जाएं बाहर फैमिली के साथ, तो मैं कोई चिकन कढ़ाई टाइप की चीज़ I can do it। अच्छा, आप अच्छी बनाते हैं? कुछ कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ये मायोनीज 1 कप मैंने ले लिया है। ठीक है, मिक्स ना करना, मुझे थोड़ा सा चाहिए। अभी नहीं मिक्स करी, अभी तो ड्रेसिंग उसकी बना रही हूँ। अच्छा। और यहाँ पे जो है क्रीम मैंने 1/4 कप जो है ले ली है। ठीक है जी, इन दोनों को हम मिक्स कर लेंगे। क्रीम है ये? क्रीम टेट्रा पैक वाली। और कैस्टर शुगर बारीक चीनी मिल जाती है बाजार से, अगर नहीं है तो आप घर में भी पाउडर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, 1 खाने का चम्मच। ठीक है। और आपने जो है लेमन जूस इसमें ऐड करना है। आलू चाहिए आपको? ये ले। थोड़े से, और थोड़ा सा पाइनएप्पल ये ले, और थोड़े से और ये थोड़े से दे दो ना, भर नहीं जाओगे। अच्छा जी, काली मिर्च जो है यहाँ पे मैंने 1/4 चाय का चम्मच यूज़ किया है। मैं मलका का पिंक हिमालयन सॉल्ट इसमें ऐड करूँगी, वो भी अपने टेस्ट के हिसाब से जो है आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और ये ड्रेसिंग आपने बना लेनी है। ठीक है, अगर इसमें थोड़ा सा ये थिक लगे तो वैसे तो पाइनएप्पल का जो टिन मिलता है उसके अंदर जूस होता है, वो मीठा होता है, वो ऐड कर सकते हैं, या आप दूध ऐड कर सकते हैं। और मैंने वही रखा हुआ है जो मैंने सेबों में डाल दिया था कि ताकि सेब जो है वो काले ना हो, तो मैं थोड़े से जो है इसमें वो पानी ऐड कर दूंगी पाइनएप्पल वाला। सेब काले नहीं होते? काले नहीं होते सेब इस तरह से। आप सिरके में वाले पानी में भी अगर डाल के पानी और सिरके को मिक्स कर लें तो आलू और जो कितनी देर तक वो रहते हैं? जितनी देर, मैंने 1 घंटा इसको नहीं, आप 1 दिन भी रखो तो हाँ कुछ भी नहीं होता। ठीक है, वरना आयरन की वजह से सेब बहुत जल्दी काले हो जाते हैं। अच्छा जी, ये स्वीट कॉर्न्स हैं, ये ऑप्शनल है, अपने हिसाब से आप वेजिटेबल और आप फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। यहाँ पे मैंने गाजर को छोटा छोटा काट लिया था और वो ऐड कर दिया है। फिर आलू थे, उनको बॉईल कर लिया था, क्यूब कटिंग में काट लिया था। उसको कुछ डाल भी लेने दो बेचारी आलू तो ऐसे छोड़ दो। अच्छा, 2-3 डाल दो। ये ले जी। अच्छा जी, पाइनएप्पल यार थोड़े से पाइनएप्पल, मैंने अपनी फ्रूट चाट भी बनानी है ना, 1-2 थोड़ा। नहीं, मैं कुछ भी नहीं बस खत्म। यहाँ पे पाइनएप्पल पूरा 1 टिन है, वो मैंने यूज़ कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे मैक्रोनीज, ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर लें। ठीक है, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता, मैं थोड़े से उसमें छोड़ दूँगी। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे जो सेब मैंने क्यूब कटिंग में काटा हुआ था वो ऐड कर दूँगी, लेकिन पानी जो है वो निकाल। पाइनएप्पल वाला पानी नहीं आप डाल रहे हो और बस सेब डाल रहे हो। ओके, ठीक है, इसको मिक्स कर लिया तो आपका जो फ्रूट सैलेड है ये तैयार, क्रीमी तैयार हो जाएगा। मैं भी मिक्स कर लेती हूँ उसको। चले, हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके आपको दिखाएंगे क्या बना है ये, और अगर मुझे पाइनएप्पल इसमें के बीच में से मिल गया तो मैं ले लूँगा। टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप लोगों को बताते चले कि मैंने हमेशा अपनी टीम का साथ दिया, मैंने टीम को हमेशा ट्रीट दी है। हलीमा की बर्थडे गुजरी, हलीमा ने 100 रुपए पिछले साल थी मेरी, मेडल मिला, हलीमा ने कुछ ना किया। ये खाना खाने के बाद जैसे अभी मैंने खाना खा लिया तो देयर इज सम पार्टिकल्स इन माय माउथ, तो व्हाट आई डू इज आई डू कुर्ली। मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेरी इमेजिनेशन बहुत मैं कुर्ली कर लेता हूँ। तो कुर्ली इज इनफ या नहीं? अभी भी फ्लॉस करना हर खाने के बाद जरूरी होता है? नहीं, फ्लॉस वंस अ डे, ब्रश 2 दफा हम कहते हैं सुबह नाश्ते के बाद। अच्छा, ये जो ब्रश हम 2 दफा कहते हैं ना, मैं भी इसमें बताऊंगा कि आपको हम क्यों कहते हैं 2 दफा। वी इंक्रीज द आवर्स, कि आपका कितने घंटे आउट ऑफ 24 आवर्स मुंह साफ रहता है। ठीक है। अगर 24 घंटे में से अगर आप रात को ब्रश करते हैं तो 8-9 घंटे रात को हो गया। ठीक है। सुबह नाश्ते के बाद ब्रश करते हैं तो सुबह नाश्ते के बाद फर्स्ट चाय कॉफी जब भी आप। ठीक है। नुमान, डॉक्टर नुमान, मैंने आपसे पूछा था वो फ्लूइड्स लगाने का भी, कि अब स्केलिंग से अलावा आप फ्लूइड लगा देते हो, कुछ चीज लगाते हो, उससे आपके दांत सफेद हो जाते हैं। क्या वो आप केमिकल्स आपके लिए? हॉलीवुड स्माइल के लिए लोग ये चीज करते हैं बहुत ज्यादा। तो पहले मैं बता दूं कि अगर आपने दिन में 2 दफा ब्रश के अलावा कभी कुछ खाना पीना, कुली इज बेटर कुछ ना करने से। या फिर आप वाइटनिंग की तरफ आते हैं। वाइटनिंग में 2 तरह की हम वाइटनिंग यूज़ करते हैं। इन ऑफिस वाइटनिंग जो कि हम क्लिनिक पे करते हैं, फिर एक होम ब्लीचिंग किट्स होती हैं जो घर। अच्छा, दोनों के केमिकल्स का फ़र्क है सिर्फ। जो इन ऑफिस है हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ करते हैं, 37% भी है, 35% भी है, 40% भी है। डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट कॉम्पोजिशंस हैं। जो होम ब्लीचिंग किट्स हैं, दे हैव कार्बन वाइट पेरोक्साइड। अच्छा, वो इसलिए है कि अगर पेशेंट घर में लगाता भी है तो वो 10% होता है, तो वो आपके गम्स को इंटेंसिटी कम होती है, केमिकल भी डिफरेंट है और इंटेंसिटी भी कम है, तो वो गम्स को बर्न नहीं करता। जो हम ऑफिस में यूज़ करते हैं, इट्स अ वेरी लाइक गम को अच्छी तरह उसकी बर्निंग होती है, तो हम पहले गम बैरियर लगा के अच्छी तरह प्रोटेक्ट करते हैं। इसका मतलब है कि जो आप लोग ऑफिस में यूज करते हैं वो ऑफिस की एनवायरनमेंट में ही यूज होना चाहिए। वो डेंटिस्ट करेगा तो या वो करेगा, अंडर सुपरविजन होना चाहिए। यस, वरना अल्सर्स बन जाते हैं मुंह में, उस फौरन वो बर्निंग करना शुरू कर देता है उसके। तो हम लोग पहले रेसिपी की तरफ चलते हैं। ज़ैनब, आप रेसिपी शेयर कर दो, फिर एक आधा सवाल हम। ठीक है जी। क्रीम फ्रूट सैलेड के लिए जो मैंने पानी लिया है वो हस्बे ज़रूरत, और वो मैक्रोनी को बॉईल करने के लिए मैंने लिया। इसमें नमक जो है हल्का का पिंक हिमालयन सॉल्ट आधा खाने का चम्मच डाला है, मैक्रोनी 200 ग्राम, आलू 2 कप बॉईल कर लिए थे इनको, गाजर 1 कप, मटर 1 कप। ठीक है जी, मटर ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। क्रीमी सैलेड के अज्जा मैं बता दूं, यहाँ पे मायोनीज़ 1 कप मैंने ली है, क्रीम 1/4 कप, लेमन जूस 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, कैस्टर शुगर 1 खाने का चम्मच, नमक मलका का हस्बे जायका, पानी 3 खाने का चम्मच, सेब 1 कप, स्वीट कॉर्न्स 1 कप और पाइनएप्पल 1 कप मैंने ऐड किए हैं इसमें। ठीक है, जान हो गया, ठीक हो गया। बहुत अच्छा अब हम जब जाने से बाद हम इंशाल्लाह ताला वाइटल की लेमन टी जो है इसके बाद पियेंगे। अभी इसको हम डाल देते हैं और इसके बाद हम वाइटल की ये लेमन टी, इसके अंदर टी बैग होता है थोड़े से जी, ये वाइटल की टी बैग भी हम इसमें जो है वो डालेंगे और वाइटल की लेमन टी हम इस शो के बाद पियेंगे और फिर विल हैव दैट। और वाइटल का ये तोहफा हम आपके लिए वाइटल लेकर आई है। आपका बहुत शुक्रिया, आप एक और सुबह की महफिल में आए। आप वाइटल पिएगा और ज़िंदगी जिएगा। आपने जीनी है ज़िंदगी, इंशाल्लाह, काटनी नहीं है, जीनी। अच्छा डॉक्टर नुमान, बहुत सारे सवाल अभी रहते हैं, लेकिन हमारे पास क्योंकि वक्त की कमी होती है तो हम कोशिश करते हैं कि वो सवाल जो हर किसी उससे रिलेट कर सके वो पूछ रहे। आजकल ये चारकोल टूथपेस्ट बहुत ज़्यादा आए हुए हैं कि आप वो इस्तेमाल करें, उससे टीथ वाइटनिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो वो क्या वाकई ही असरअंदाज होते हैं? आपके दांतों पे वाइट हो जाते हैं टीथ, या एक ख़ास कलर ही आपके दांतों के लिए बेहतर है? मैं आपके प्रोग्राम और इसी के साथ करते हैं कि टूथपेस्ट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है दांतों के लिए। ये नहीं कोई भी टूथपेस्ट चल जाएगा। ये बड़ा खतरनाक टॉपिक है ना? अच्छा, ये जो है ना इश्यूज, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, टॉप लेयर ऑफ टूथ जो है ना ये है एनेमल। ठीक है, एनेमल इज ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट चीज़ को आप जितना भी घिसें, जो भी कर लें, उसने कलर चेंज नहीं। कलर जो आ रहा होता है रूट से आ रहा होता है। सब नीचे आपकी नर्व है, नर्व के ऊपर डेंटिन है, डेंटिन से कलर आता है। ठीक है, कलर के ऊपर आपका एनेमल है। एनेमल इज टोटल ट्रांसपेरेंट। जैसे शीशे को आप जितना मर्जी घिसें, दांत डैमेज करेंगे आप, बेहतर नहीं होंगे। कलर ने अंदर से आना। आपके दाग धब्बे थोड़े बहुत खत्म हो सकते हैं। आई हाईली रिकमेंड कि कभी एब्रेसिव टूथपेस्ट ना यूज़ करें। सवाल फिर करूंगा मैं आपसे ताकि हमारी सोशल मीडिया टीम इसको काटे। टूथपेस्ट कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए? क्या ज़रूरी है? टूथपेस्ट की सिलेक्शन भी, कोई भी टूथपेस्ट दांत साफ करने वाले काम है, सब करते हैं, बाकी सारे ऐसे ही। यस। अच्छा, जो टूथपेस्ट है ना, अगर मेडिकेटेड टूथपेस्ट, अगर डेंटिस्ट आपको रिकमेंड कर रहा है, आपके मसूड़ों में से खून आ रहा है, या किसी पेशेंट को लाइक बंदे को ठंडा गर्म लग रहा है, तो अगर उसको डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है तो ठीक। अदरवाइज़ जितने टूथपेस्ट हैं सब ठीक है,
जिनके ऊपर FD की स्टैंप लगी हुई है। ठीक है। सो इट्स मोर लाइक अ टेस्ट, ठीक है, बिकॉज मैकेनिकल क्लीनिंग इज इम्पोर्टेंट, टूथपेस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, ठीक है, जो भी आपको टेस्ट। लेकिन मैंने एक देखा एक है जो टूथपेस्ट वो इज रियली गुड, और मैंने बाकी सारे इस्तेमाल भी किए, इट्स रियली गुड, इट्स रियली गुड। पर मेरे ख्याल में आज आपने ये बना लिया, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत मज़ा आया आज आपके साथ ये खा के। मैंने वो टेस्ट नहीं किया, मैंने ये किया, ये सब बहुत अच्छा उबला हुआ था क्योंकि मैं आई कांट ईट क्रीम बिकॉज ऑफ द डाइट। बट थैंक यू सो वेरी मच ज़ैनब, डॉक्टर नोमान, बहुत अच्छा लगा आपके साथ मुलाकात करके। आप वाइटल की तरफ से ये पिएगा और ज़िंदगी जिएगा। हलीमा आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सपोर्ट किया, आप हमेशा मेरे साथ होती हैं। आप लोगों से इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कौस तुम्हें हुमायूं हलीमा को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।